Okay. And today I'm teaching you this chapter Newton's laws of motion. Laws of motion इसको बोलते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे न्यूटन के 3 नियम होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जैसे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता है कि हम जब इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, वो होता है एरिस्टोटल फैलेसी। मैं आपको लिखवा देता हूँ क्या इसका मीनिंग। फिर आपका आता है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है इसमें भी मैं आगे मिलेगा आपको। उसके बाद आपका आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक, क्या होता है, कैसे होता है, सब बात में एक एक करके बताइए। स्टार्टिंग में जब हमको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कुछ पता ही नहीं था, देखिए ऐसा तो नहीं कि एकदम सब कुछ पता चल गया एक बार और धीमे धीमे हर चीज को जान पाते हैं। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के पहले क्या था हमको पता, ठीक है। उसके पहले क्या थ्योरी काम करती थी, क्या थ्योरम पढ़ाई गई थी, फिर हमने उसको अपडेट किया, उसको चेंज किया। फिर अगला नंबर लॉ ऑफ इनर्शिया क्या आया, दैट इज गिवन बाय गैलीलियो। उसके बाद तीसरा नंबर आया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, कि उसने इस नियमों को अपडेट किया और बाद में नया अपना नियम पब्लिश किया, ठीक है। यानी सबसे पहले जो इसमें आता है, इसमें लिखा आता है एरिस्टोटल फैल। एरिस्टोटल, ये क्या होता है भाई? फैलेसी मतलब होता है झूठ बोल, ठीक, ठीक है। झूठ बोलना, झूठ कभी बोलते हैं, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ बोलते हैं फैलेसी में क्या होता है कि ये गलत है। तो अब फैलेसी का मतलब भी होता है कि हमको गलत पढ़ा है। स्टार्टिंग में लिखा होता है ये कि हमने जब यहाँ पे पढ़ा था तो बाद में हम इसको खुद ही प्रूव नहीं कर पाए कि हाँ भाई हमने क्या पढ़ा, ठीक है। इसीलिए उसकी थ्योरी को पब्लिश तो कर दिया गया, लेकिन जब बाद में पता चला अरे आपने क्या बता दिया तो खुद ही नहीं कर पाए, तो उसके आगे बल जोड़ दिया गया फैलेसी, ठीक है। अब इसमें बताया क्या गया था, इसमें बताया ये गया था कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट आगे मूव करता है, ठीक है, तो हमेशा उसको मूव करने के लिए कोई ना कोई एक बाहर से फोर्स लगा है और वो ऑब्जेक्ट हमेशा मूवमेंट मोशन में बना रहता है, ठीक है। जबकि ऐसा कभी सही नहीं होता, कभी कभी ऑब्जेक्ट रुक भी जाता है। और ऐसी बहुत चीजें होती है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव करता है लेकिन उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स काम नहीं करता। लेकिन यहाँ बोला गया था इन दिस केस कि ऑलवेज एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, ठीक। जब भी कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना होता है तो उसके लिए बाहर से उस पर फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एरिस्टोटल फैलेसी। इसमें लिखा गया था जैसे कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल फैलेसी, ऑलवेज एन एक्सटर्नल फोर्स is required. External force is required to keep an object in motion, ठीक। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन बनाए रखने के लिए हमेशा बाहर से उस पर फोर्स लगा रहता है, ठीक है। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बात करेंगे वैक्यूम का, ये ऑब्जेक्ट तो वैक्यूम में भी मूव कर रहा है, चल रहा है, लेकिन वहां तो कोई फोर्स नहीं अप्लाई नहीं हो रहा है इसके ऊपर। इस चीजें सब्जेक्ट अप्लाई नहीं हो रही और ये पूरा तरीके से सही भी, ठीक। उसके बाद ही जैसे हमने यहाँ पे ऐसे दे रखा है कि मैंने कोई एरो बना है। अब एरो कैसा होता है, आप ध्यान से ना इससे बना होता है हमारा arrow। इसके पीछे यहाँ विंग्स लगी होती है, जो आपने देखे होंगे बने बनाए, जिसमें कहा जाता है कि जब ये एरो आगे मूव करता है तो ये आगे की एयर को हटा देता है और वही एयर घूम के पीछे आती है, वही एयर घूम के आगे पीछे आती है और फिर इतनी आती है move। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक। लेकिन होता सही क्या होता है भाई, देखिए जब आपको कुछ भी नहीं पता होता किसी के बारे में तो आपको उसके बारे में जो भी बोलेंगे आप वो सही मानेंगे, ठीक। किसी भी एक्स पर्सन के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, तो मुझे जो भी सामने वाला बंदा जो बताएगा हम उसको सही मान लेंगे, हाँ तुम सही बोल लो, वो ऐसा ही होगा। लेकिन क्योंकि हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं है इसलिए हम उसके बारे में कोई राय बना नहीं सकते।
जब हम उससे मिलेंगे, बात करेंगे, समझेंगे उसको, तो आपको उसका फिर अच्छा बुरा दिखाई पड़ेगा। एक सेम ईयर होता है कि जब हम लोग यहाँ पे कुछ जानते ही नहीं फोर्स एक्सोर्शन के बारे में, तो हमें क्या लगा हो भाई आपने जो बोला वो सही बोला हो इन्होंने एरिस्टोटल ने, लेकिन ऐसा नहीं था, बाद में चीजें गलत होती चली गई कि ये चीजें हर समय काम नहीं करती है, इसलिए ये थ्योरम पूरी तरीके से गलत है, बाद में हम उसको ठीक करें। इसलिए द फर्स्ट थ्योरम विच इज इंट्रोड्यूस इन दिस पार्ट, ठीक है, उसका हम उसको चेंज किया, आगे बढ़ते चले। अगर दूसरा नंबर आता है, दूसरा नंबर उसके बाद क्या आता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ये होता है आई गेट, अब होता क्या है, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट, देखिए आपने लेवल चेंज करता है, लेवल चेंज का मीनिंग क्या होता है कि किसी ऊपर से नीचे आ गया, या नीचे से ऊपर चला गया, ठीक, वैसे केस में उसकी स्पीड में या वेलोसिटी चेंज आता है, यहाँ पे लिखते हैं। इसमें फिर किसने क्या बताया था कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ इस समय तक जब तक ये बातें हो रही थी, ये अपना ये स्टेटमेंट दे रहे थे, तब तक इनको फ्रिक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं। फ्रिक्शन क्या होता है, एक फोर्स होता है जो हमेशा हमारा अपोज करता है मोशन का, और हमारी स्पीड को कम करता है। तो इनको पता ही नहीं था भाई फ्रिक्शन क्या हो। तो फ्रिक्शन पता नहीं, तो ये उसके बारे में कुछ बता भी नहीं पाएंगे, इन्हें बस क्या लगे जो सही लगे वो लिखते हैं। इन्होंने क्या बोला, जब भी कभी होगा अपडेट क्या आप करते हैं, यहाँ बोला गया ऐसा, हम ऐसा नहीं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, वो यहाँ पहुंचा, इसकी स्पीड क्या है, वी है, इसकी स्पीड क्या है, यू। अब बोलते हैं वी इक्वल टू क्या होता है, वी इज ग्रेटर देन क्या होता है, यू। लेकिन भाई वो नीचे आया तो फिर इसकी गड़बड़ ही आएगी। दूसरा क्या बोला गया था कि अगर वो इसी में चलता है, नीचे से ऊपर जाता है, वैसे बोलते हैं कि वो नीचे से ऊपर, यहाँ से वो यहाँ, देखिए ये लिखा होता है वी, ये लिखा होता है, अब बोलते हैं वी क्या होता है, वी छोटा होता है, क्लियर। और तीसरा केस क्या आता है, ये आपको आता है सेम, सेम आपको देखना, ये आपको ऐसे, ये भी क्या आता है जब वी बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखा होता है कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट अपना लेवल चेंज करता है, तो वो यहाँ से यहाँ पर आ गया, मान बोला ये ऊपर से नीचे आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वी इज ग्रेटर देन यू। यहाँ पे क्या हो, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या, वी यू से छोटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या, लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेवल सेम है, मतलब कि वी यू के क्या होगा, बराबर। फिर इन्होंने क्या किया, एक काम करते हैं, इनको कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन कैसे करेंगे कि इसको पढ़ते हैं एक साथ में, ऐसा कोई करता है एक्सपेरिमेंट जिसमें सब कुछ दिख जाए एक साथ में, यहाँ तो ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ तो नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ चल रहा है हॉरिजॉन्टल, आपको दिख रहा होगा सामने। तो ऐसा लेते कोई एक्सपेरिमेंट जिसमें सब कुछ दिखे एक साथ में, यहाँ पे दिखाई दिखाई देगा ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि ये दिखाई देगा, इसलिए कि when the level of an object changes, then its velocity of, अब इन्होंने क्या किया, कमांड, कमांड में से मैंने यहाँ पे बना दिया बाउंड, बाउंड या मैं एक मस्त पेंडुलम दिखा, और एक ड्रॉ के यहाँ पे पेंडुलम बना, पेंडुलम क्या दिखाएगा, दिखा देगा कि कैसा
ये देखिए सामने आ ठीक है देखिए आगे देखिए ये यहाँ पे था ये यहाँ पे था यू कैन से जब वो यहाँ पे है तो velocity क्या है इधर का suppose थी। यहाँ कितनी वेलोसिटी सपोज भी यहाँ कितनी सपोज भी लेवल क्या आपको सेम आता है अपन अगर ये u1 है ये u2 मान या ऐसे मान लेते हैं हम मानते हैं v1 है ये क्या ये v2 आता है ये क्या था ये v2 इतना मतलब पॉइंट ए इतना मतलब पॉइंट बी ऐसे ऐसे मान लेते हैं क्या देगा ठीक क्या दिखाई देगा ये बॉल यहाँ रखी थी ये बॉल के यहाँ पर ये बॉल के यहाँ पर ये बॉल के यहाँ अब ग्राइंडिंग लेवल क्या हो ये हमारा लेवल ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं कि ये स्पीड क्या है ये स्पीड v1 ये स्पीड क्या है ये स्पीड क्या है ये स्पीड क्या है एक चीज अब बोल सकते हैं यहाँ पे कि हियर लेकिन यहाँ का समय लगता है बताइए यहाँ पे कौन छोटा कौन बड़ा बताइए तुम वीडियो में कौन बड़ा हो बताइए पहले और केस में इन फर्स्ट डायग्राम इन फर्स्ट डायग्राम v1 v2 में से कौन बड़ा होगा कौन बताएगा V2 बोलो बोलिए डायग्राम सबको दिख रहा है यार हम V2 ए से बी पे आ गए सर V2 V2 होगा सर V1 और चले गए सी के पास में v2 v3 में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा v2 v3 में से V3 बड़ा होगा सर v3 छोटा होगा लेकिन ऊपर जा रहा है v3 क्या होगा छोटा होगा v2 बड़ा आएगा इसमें तो as well as you are coming down velocity increases as well as you are going up against gravity and velocity decreases एक और बात आती है कि पॉइंट ए और पॉइंट सी दिखाऊंगे आपको सामने डायग्राम में का लेवल सेम आता है अगर पॉइंट्स का लेवल Yes, सेम होता sir. है तो वो वैल्यू भी सेम आती है आप बोलेंगे पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी वो v1 है और पॉइंट सी पे क्या है v रखा है v3 है तो v1 बराबर v3 आए v1 क्या है बराबर v3 आए अब कहेंगे यहाँ से देखिए v1 इज ग्रेटर देन v2 ठीक है समझिए और एंड v3 v1 से v2 क्या बड़ा है और v3 से v2 क्या है बड़ा है एंड v1 इक्वल टू v3 आएगा यू कैन से सेम दे कितना यहाँ कितना है यहाँ देखिए v1 से बड़ा क्या है V2 आएगा v2 क्या होगा v3 के बराबर आएगा आएगा ना v2 क्या होगा डिस्कस लिख सकते हैं बता दीजिए आप देखिए v3 v2 बराबर क्या होगा v3 आएगा एंड v3 बड़ा होगा v4 v1 v4 क्या होगा बराबर आएगा बराबर क्या होगा क्या बोलेंगे सेम लेवल ठीक है
आपको समझ आ गया दिस थिंग हियर। तो यहाँ पे आपका इतना आ जाता है। अब होता क्या है इसके बाद में, जब ये आपका आ जाए लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि भाई when object moves down, speed increases. When object moves up, the speed decreases. When objects move in a same level, then speed maintain remains constant. ध्यान से यहाँ से देखते हैं conclusion. When object moves up, speed decreases. Second, increases. Object same speed constant. Is it clear to all of you? बोले सबको समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे Yes, सबसे बड़ी sir. बात इसमें मैंने पढ़ाई है इनर्शिया क्या होता है। तो देखिए इनर्शिया जो वर्ड लिखा गया यहाँ पे, इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी जो अपोज करे, ठीक है, जो अपोज, किसका अपोज करे, चलने का अपोज करे, ठीक है, रुकने का अपोज करे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की, आपने देखा होगा ध्यान से कि अगर हम लोग सपोज ये मान लीजिए कि सामने से एक बहुत छोटा सा पत्थर आपकी तरफ चला आ रहा है, ठीक है, आप उसको रोकना चाहते हैं, यू थिंक, जैसे मैं दिखा, अगर हम यहाँ खड़े हैं, मान लीजिए ये ऐसे दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है ऐसे, तो ये आप इसको ऐसा मान लेते हैं, ये ऐसे यहाँ दिख रहा है, हम यहाँ खड़े होते हैं और पूरी ताकत लगा रहे होते हैं इस बॉक्स को रोकने, या धक्का देने के लिए, जो भी मान सकते। अगर बॉक्स के बड़ा हो जाएगा, ठीक, आप धक्का लगाएंगे पूरी ताकत से, ठीक। तो बताइए ये कौन है, अब वो इस केस में आपको फोर्स लग रहा है F1, इधर फोर्स क्या लग रहा है, F2 लग रहा है, और दोनों का सेम मटेरियल, मतलब दोनों आपके लोहे के बॉक्स हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक कागज का है, रुई का है, लकड़ी का है तो हल्का दिखाई देगा, दोनों आपके एक ही देखा मटेरियल। तो इन दोनों में से इसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, बताइए। F2. Second case. F2. F2 सेकंड, F2 बड़ा क्यों होगा, Size Because the बड़ी box है। is much bigger. क्योंकि आप Size बोलोगे of box. साइज बड़ा है, मास बड़ा है ना, साइज बड़ा है, मास बड़ा है, तो जो बड़े वाले ब्लॉक को धक्का देने के लिए हमें बड़ा फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि बड़ा फोर्स ज्यादा फोर्स कर रहा है। तो बड़े ऑब्जेक्ट या छोटा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा भी है, उसके अंदर की वो प्रॉपर्टी जो अपने स्टेट के चेंज होने का अपोज करे, उसको बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। और इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या होता है, मास। जिसका जितना बड़ा मास उसका उतना बड़ा इनर्शिया, वो उतना बड़ा अपोज करेगा। ये बात समझ आती है? आप देखते होंगे ध्यान से, बहुत सी चीज पे आती है, जैसे कि हम जब अपनी, सपोज आपके पास साइकिल हो,
ठीक है, आप लोगों में से किसी के पास साइकिल होगी। साइकिल मतलब जिसको आप पैडलिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, एक बाइसिकल भी होती है और एक आपकी होती है सपोज स्कूटी वगैरह भी होती है। स्कूटी में क्या होता है भाई, हम स्टार्ट करते चलना शुरू कर देते हैं, हमें उसमें कुछ करते नहीं, बस उसका हैंडल उसकी स्पीड बढ़ाते रहते हैं, अपना गाड़ी चलती रहती है। और से बड़ा होता है पेट्रोल, तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप चलती है। तो ये बताइए कि हम जब कोई चीज चलाते हैं, साइकिल आपने देखी होगी, साइकिल आप में से किसी न किसी के पास तो हो, ठीक, किसके पास साइकिल है? कुछ लोग बच्चों के पास साइकिल चलाने की। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और जो यस साइकिल सर। चलाते हो तो देख लो, आपको भाई खुद ही ताकत लगानी पड़ती होगी साइकिल चलाने के लिए, है ना, वो तो नहीं अपने आप चलेगी। तो होता क्या है कि जब साइकिल जब चलाते हैं तो उसमें ब्रेक भी लगाते हैं, आप उसको गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए। तो उसमें जो ब्रेक लगी होती है बहुत छोटे छोटे शूज लगे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे आगे पहिए में लगे होते हैं, दो पीछे लगे होते हैं, और वो उनके हैंडल में कंट्रोलिंग होती है। आप उसको ब्रेक लगाते हैं अपने हैंडल से, अपने आप साइकिल रुक जाती है। लेकिन हम जब उसी जगह पे कार चला रहे होते हैं, तो कार में क्या होता है, कार में आपके जो चार पहिए होते हैं, जो दो आगे दो पीछे लगे होते हैं, उनमें डिस्क ब्रेक लगी होती है। मतलब क्या उन पहियों को रोकने के लिए जो कार के पहिए, आप उन्हीं साइकिल के पहियों का ब्रेक लगा सकते हैं? आप बोले बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि साइकिल का मास छोटा होता है। तो साइकिल का मास आप कितनी भी स्पीड से साइकिल चलाएं, उसको रोकने के लिए वो ब्रेक काफी है, जो आपके व्हील्स में लगे हुए, वो एक ही जगह पे ग्रिप कर रहे होते हैं। लेकिन कार में ऐसा नहीं, कार में भाई कार का मास बहुत बड़ा होता है। तो जब वो बहुत बड़े मास से आगे भाग रही होती है, तो उसको रोकने के लिए हमें उतना ही बड़ा ब्रेक लगाना है। ठीक है, अगर आपका ब्रेक स्ट्रांग नहीं होगा तो गाड़ी रुकेगी नहीं, जाके कहीं कहीं लड़ जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा इसका। और मीनिंग आता है इसका ये कि भाई आप जब जब चलाएंगे गाड़ी चलाएंगे, आपको देखिएगा साफ साफ ये कि कार के केस में आपकी ब्रेक ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है? कार के केस में या आपका बाइक स्कूटी इन सब में लीवर ब्रेक लगाओ, लीवर मतलब एक रॉड पड़ी होती है बट, हाँ, ठीक है। लेकिन आपकी साइकिल के केस में एक वायर ब्रेक लगा होता है, वायर मतलब कि एक तार गया होता है सिंपल, आप तार को खींचते हैं, बस काम बन जाता है। ये उसका मीनिंग आ जाता है। ये होता है कि भाई वो साइकिल हल्की है इसलिए हल्के ब्रेक से काम चल जाएगा, उसको रोकना आसान। लेकिन कार को रोकना आसान नहीं, कार को रोकने के लिए आपको बहुत बड़ी ब्रेक लगानी, आप पैर से ब्रेक लगाते हैं गाड़ी रुक जाती है, वो ठीक। लेकिन कार का मास बड़ा है इसलिए उसमें बड़ी ब्रेक चाहिए होती है, साइकिल का मास छोटा होता है इसलिए उसमें छोटी ब्रेक से काम चलता है। वैसे बहुत से एग्जाम्पल थे जहाँ पे हमको दिख जाता। अब मोटी मोटी बात ये समझिए कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की जो उसके स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करता है। स्टेट क्या होता है, वो रुकी है तो रुकना उसका स्टेट हो गया, वो चल रही है तो चलना उसका स्टेट हो गया। रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, अपने आप भागी जाएगी। लेकिन रुकी है, आप चाहते हैं चलने लगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। वो चल रही है, आप चाहते हैं रुक जाए, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। दोनों ही केस में हमको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, अपने आप तो कुछ नहीं रुकने वाला। ठीक, ये इसमें मीनिंग आता है। मीनिंग क्या होता है कि कितना बड़ा फोर्स, आप बोलेंगे जितना बड़ा इनर्शिया, कितना बड़ा इनर्शिया जितना बड़ा मास। ठीक, ये इसका मीनिंग आता है। अब ट्रक कार से बड़ी बड़ी क्या ट्रक होती है, ठीक है, सब होता है। जब आप ट्रक में देखते हैं तो ट्रक में और भी बड़े बड़े ब्रेक लगे होते हैं उनको रोकने के लिए, राइट, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे बहुत से कभी भी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं कि जब ट्रक वाले जब ब्रेक लगाते देखते हैं कि जहां वो ब्रेक लगाते हैं गाड़ी वहां नहीं रुकती, गाड़ी तो कहीं आगे थोड़ा जाकर रुक जाती है। ये सब इसीलिए हो जाता है बिकॉज ऑफ मोमेंट, कि उसका मास इतना ज्यादा है, इतने बड़े मास को रोकने के लिए इतना ब्रेक काफी नहीं। अगर आपने इतना ब्रेक लगाया भी है तो गाड़ी यहाँ तो नहीं रुकनी, गाड़ी थोड़ा आगे जाकर के रुके, इसका मीनिंग है। साइकिल वगैरह में क्या होता है या स्कूटी बाइक में क्या होता है, डिस्क ब्रेक लगे होते हैं, वो वहीं गाड़ी रुक जाती है, हमें जहाँ ब्रेक मारी की गाड़ी एकदम खड़ी जाती है, वहीं पर स्टॉप हो जाती है। एक काम डिस्क ब्रेक की वजह से होता है। खैर वो एक अलग बात है, आप इतना समझिए कि इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास होता है। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा, जितना भारी होगा, ठीक है, उसका मास जितना ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही आपका ज्यादा है। ठीक है, पहली बात, जितना बड़ा इनर्शिया होगा उसको रोकने के लिए या उसको चलाने के लिए हमको उतने ही बड़े फोर्स की रिक्वायरमेंट, उतना ही बड़ा हमें 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 को धक्का देना ताकि उसको रोक। ठीक है, तो अगर इसमें नंबर आएगा, उसमें मैं पढ़ाऊंगा इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया मतलब सिंपल से सही होता है, इनर्शिया प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया इज नॉट मास, इनर्शिया मास नहीं, लेकिन इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल। इनर्शिया ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो रुकने का या चलने का अपोज,
प्रॉपर्टी छोटी होगी कि बड़ी होगी, ये डिपेंड करेगा कि मास छोटा है कि मास बड़ा है। ठीक, मास छोटा है तो कम इनर्शिया, मास बड़ा है तो बड़ा है। यहाँ पे आप जैसे मुझे बता रहे हैं इस डायग्राम में ये F2 बड़ा होगा, भाई डायग्राम दिख रहा होगा, आपने क्या सोच के बोल दिया, आपको दिखा भाई ये बड़ा वाला ब्लॉक बना रखा है। तो बड़ा ब्लॉक होगा तो बड़ा मास भी होगा, जाहिर सी बात है। बस शर्त ये होनी चाहिए कि बोथ ऑफ देम शुड बी ऑफ सेम मटेरियल। मान लो ये आपका लोहे का है या आपका कागज का है, तब तो ये कितना बड़ा हो जाए, लोहे से हल्का ही रहेगा, तब तो F2 विल बी लेस देन F1, आप ऐसा बोलेंगे। तो इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि हाँ भाई दोनों का सेम जगह मटेरियल, साइज इसका बड़ा दिख रहा है आपको सामने सामने, इसका मतलब कि इसका मास बड़ा होगा, तो इसको चलाने के लिए हमें उतने ही बड़े फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। F2 F1 से बड़ा है, तब जान। ठीक, आगे पढ़े। अब क्या कर सकते हैं, कितना होने बाद। इसके बाद इसमें एक और पॉइंट आता है पढ़ाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम। सिस्टम देखिए क्या होता है, सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कोई सेटअप जिसमें सब लोग एक ही काम कर रहे हो। ठीक, जैसे कि आप बोले कि हम सब बैठे हैं किसी कार में और कार चलती चली आ रही है, तो मीनिंग क्या होगा कि कार में जितने भी लोग बैठे हैं, सब लोग एक ही दिशा में एक ही स्पीड से भाग रहे हैं। कार आगे भाग रही है, आप भी तो कार में बैठे, आप भी आगे भाग रहे हो, ड्राइवर भी तो आगे भाग रहा हो, जो उसका बगल में बैठा हो को ड्राइवर वो भी आगे भाग रहा हो, पीछे बैठे हुए पैसेंजर वो भी आगे भाग रहा हो, हम भी बैठे, पूरी फैमिली बैठी। तो हम सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, सब लोग आगे भाग। तो हम सब मिलके क्या हो गए, एक सिस्टम हो। क्या हो गया, सिस्टम। आपने कोई बात कर ली, किसी बस की बात कर ली, बस में तो बहुत से लोग बैठे होते हैं, अगर वो बस भी मूव करेगी, चलेगी चलेगी, तो बस के केस में भी क्या होगा, सभी पैसेंजर चुपचाप बैठे हैं, बस आगे भागती जा रही, तो उस बस में बैठे जितने भी लोग हैं सब एक सिस्टम का हिस्सा। इज इट क्लियर, तो वो समझ में। अब वो कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम ले लेते दो ऑब्जेक्ट हैं, भाई तुम अलग जा रहे हो मैं अलग जा रहा हूँ, तो हम और तुम एक सिस्टम का हिस्सा नहीं। सिस्टम का मतलब क्या होता है कि उस सिस्टम उसको बोलते हैं जिस ग्रुप में या जिस पेयर में, ठीक है, सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो एक सिस्टम, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो सिस्टम नहीं। ठीक, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हम आगे जाकर के बार बार ये नाम लें, वी आर हैविंग अ सिस्टम, वी आर हैविंग अ सिस्टम, ऐसा मैं बोलता रहूंगा कई बार। आपको पता हो सिस्टम मतलब मैंने क्या बोला, सिस्टम मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, ये अगर आपको क्लियर होगा तो आप अपने आप मेरी आगे वाली बातों को भी समझेंगे, लिखेंगे, क्लियर आपको रहेगा, कंफ्यूज नहीं। ठीक, तो बी क्लियर, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ने के लिए, मेरे पढ़ाने के लिए। तो मैं एक एक बात को क्लियर करता जाऊंगा, आपको समझते आइए, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए। ठीक, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो कोई काम नहीं इस डायग्राम को। ये आपका सर्कल में यहाँ पे सब कुछ हो गया, लिखते हैं यहाँ पे सिस्टम। एंड एक्शन, ठीक, एंड क्या होता है? इसको देखिए आप पेयर ऑर्डर, आप पेयर ऑर्डर, ठीक, इन विच all objects are in a same phase। ठीक है, मतलब एक ही फेज में सब एक ही काम कर रहे हो। ठीक, डिफाइन
सुने, और a force acting on the system from any external agent, मतलब बाहरी कोई आदमी आप पे फोर्स लगा रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। हम ही फोर्स अपने पे लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल। ठीक, तो इंटरनल फोर्स अलग होता है, एक्सटर्नल फोर्स अलग होता है। एक्सटर्नल फोर्स से फर्क पड़ता है। ठीक, हम कहीं मूव करते जाते सब होता है। And a force acting on uh, outside force is defined as एक्सटर्नल। आगे जगह जगह हम लिखेंगे, हम बताएंगे फोर्स एक्सटर्नल, इसका मतलब साफ है कि सिस्टम तो आप हो और फोर्स मैं लगा रहा हूँ, तो मैं बाहर वाला हूँ। भाई मैं बाहर से आपके सिस्टम फोर्स लगा रहा हूँ, आपके सिस्टम में जो भी कुछ है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं आपको फोर्स लगा रहा हूँ, या मेरा एक सिस्टम बना हुआ आप फोर्स लगा रहे हैं, आप बाहर वाले हो गए। तो अगर कोई सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स अप्लाई हो रहा होता है तो बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। आगे कई जगह मिलेगा, आप देखिए। आगे देखिए, आपको समझ में आ गया था? ठीक है, और इसमें बात और लिखे ध्यान से कि सिस्टम अगर होगा तो यू कैन से सिस्टम के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, पार्ट्स होंगे, ऑल ऑफ देम विल बी हैविंग सेम एस्पेक्ट। ठीक, ऑल पार्ट्स will have same aesthetic। आपको समझ में आ गया? तो इतना होने के बाद आप शुरू होते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट यू कैन से फर्स्ट। क्लियर? ओके, देखिए फर्स्ट का क्या, फर्स्ट का इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जो हमारे सब जगह कहीं कहीं। उसका मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई देखिए ऑब्जेक्ट या सिस्टम अगर रुका है तो रुका ही रहे, चल रहा है तो चलता ही रहे। ठीक, अपने आप वो कहीं मूव नहीं करे। ऐसा नहीं कि अपने आप भाग कहीं भाग के चला गया, ठीक है, ऐसा तो है नहीं। तो यू कैन से जैसे कि हम सब लोग लाइव में, ठीक, जो नॉन लाइव मेंबर, ठीक है, ये जैसे हमारा माँ, ये माँ, जो माँ का मेरे हाथ में ये टेबल, ये लैपटॉप, ये सब कुछ, ये सब कैसे हैं, ये नॉन लाइव मेंबर, नॉन लिविंग थी। ये अपने आप तो कहीं मूव करेंगे नहीं। ठीक, कार अपने आप तो चलेगी नहीं, हमें चलाना पड़ता। ठीक, साइकिल पे आप मूव नहीं करेगी, आपको बैठना पड़ता, उसको धक्का देना पड़ता, वो आप मूव कर पाते। क्योंकि हम सब लोग लिविंग मेंबर, हम लोग अपना
जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने आप का एक्शन नहीं ले सकते, वो जहाँ पड़े जैसे पड़े वैसे ही पड़े रहेंगे, वो कहीं जाने वाले भी नहीं। ये होता है कि हमें उस पर बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है, वो कहीं मूव करे। तो फर्स्ट क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो रुका ही रहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहेगा, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। बाहर से मतलब कि फोर्स एक्सटर्नल, फोर्स external is coming. Whenever an external force is applied on an object, till then the object will remain at its state situation. या तो रुका है रुका रहेगा, चलना चलते रहेगा, इसमें कुछ चीज नहीं, ठीक? अपने आप वो अपने आप डायरेक्शन, अपनी वैल्यू, अपना मोशन चेंज नहीं करता, ना कर सकता, ठीक? इज इट क्लियर? चलिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ if an object is at or then will remain at a force is being on. जब तक बाहर से कुछ पहना किया जाए तब तक ऑब्जेक्ट अपने आप मूव करेगा, चलेगा, रुका है रुका रहेगा, चलता चलता रहेगा, इसमें इज इट क्लियर? आपको समझ गया इतना? ठीक। अब इसके तीन पार्ट है। एक इसमें आता है, इसको दिस इज आल्सो कॉल्ड, यू कैन लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ लॉ ऑफ सर इज के बाद क्या लिखा है आपने? इज सर, इज फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो। अब देखिए जो आपने जो है लिखा लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक? यहाँ पे इनर्शिया और मास का कुछ रिलेशन होता है, तो इस टाइम लिखते हैं कि भाई इनर्शिया मास क्या रिलेशन है। इनर्शिया एंड ठीक है। इसमें देखिए इनर्शिया मास क्या होता है, कि इनर्शिया, अभी मैंने आपको बताया था ना कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है?
which resist to change its state, ठीक है, जो अपनी स्टेट के चेंज होने का अपोज करे, ठीक, उसको बोलते हैं एनर्जी। It's a property of an object in the state, ठीक, ठीक, तो behavior of and like ठीक, जो हल्का होगा मास उसके नशे भी कम आएगा, जो ठीक है पड़ा, क्लियर, अभी लिख लिया था पूरा, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ बाकी। लॉ ऑफ इनर्शिया, following and ठीक, ये होता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये तीन आपके नियम। हम जब इसको स्टार्टिंग पढ़ाते फर्स्ट का पढ़ाते न्यूटन फर्स्ट का, तो हम तीनों बातें बोल देते हैं एक साथ,
फिर रुका है तो रुका रहेगा, चलता है चलता रहेगा, अपने आप घूम नहीं पाएगा, ऐसा बात नहीं होती। लेकिन जब उसको हम लोग तोड़ देते हैं 3 हिस्सों में, मैं 3 हिस्से अलग-अलग हो जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब रुका है तो रुका रहेगा, कितना बोल। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन चल रहा है, चलता रहेगा अपने आप, रुकेगा नहीं। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अपने आप कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता ना कर सकता, करता भी नहीं, कर भी नहीं सकता। तो चेंज करना हो तो हमको बाहर से फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। यू कैन सी कितना मेरा इसमें लॉ ऑफ इनर्शिया is at rest. If an object right, and इसके काम करते हैं फर्स्ट नंबर देखा होगा आपने, ठीक, कि अगर हम लोग किसी बस में खड़े होते, बस में आप सब लोग कभी कभी गए होंगे, कभी कभी जब जाते हो देखते भाई बस में जगह नहीं मिलती तो आप खड़े रहते, भाई चलिए बस में गए, जगह नहीं मिली, खड़े हो गए, बीच में एक ऐसी लंबी सी रॉड लगी होती है या हैंगर बने होते हैं, उनको पकड़ लेते ताकि हम लोग गिर ना पड़े। अब होता है जैसे बस स्टार्ट होती है तो हम लोग पीछे गिर पड़ते, ठीक, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, ऐसा आपने कभी फील किया है? या बस में खड़े हैं और बस में आप बीच में खड़े हैं, बस ने एकदम से स्टार्ट किया, आगे बढ़ गई तो हम लोग पीछे गिर पड़ते, या लगता है कि हम पीछे गिर पड़ेंगे। इज इट क्लियर? ऐसा आपको लगता है, कभी कभी फील हुआ इस तरीके से? या कोई बस में Yes, गए sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, sir. वो जो आपको लगता है कि हम पीछे गिर पड़ेंगे, यही होता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब बस चलती है तो बस के कांटेक्ट में हमारे पैर होते हैं, हम पैर पे खड़े होते हैं अपने, हमारे पैर तो आगे बढ़े जाते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग हमारी पूरी बॉडी होती है वो स्टैटिक रहती है, रुकी रहती है, तो वो पीछे रह जाती है, तो हम लोग पीछे गिर पड़ते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि आप किसी बस में बैठे होते हैं या किसी कार में बैठे होते हैं, अचानक से क्या होता है, चल रही थी कार काफी स्पीड से, अचानक से सामने कुछ ब्रेकर आ गया या कुछ आ गया ट्रैफिक, उसने ब्रेक लगा दिया, इसने, ड्राइवर ने, तो आप लोग आगे गिर पड़ते हैं। ऐसा कभी फील हुआ आपके साथ में कि आप एकदम से आगे गिर पड़ते हैं, कार में या बस में या कोई भी जगह हो जिसमें आप चल रहे हो, तो वो जो होता है आपको फील होता है कि हम आगे गिर पड़े, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया मोशन। कि आप सब लोग चल रहे थे एक स्पीड से, कोई ड्राइवर चल रहा था एक स्पीड से, तो होता क्या है कि जब वो ड्राइवर ब्रेक लगा तो ड्राइवर को उतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि ड्राइवर हाथ में स्टीयरिंग पकड़े होते हैं, तो उसके पैर के साथ साथ क्या हाथ भी सपोर्ट में होते हैं, तो वो उतना आगे नहीं गिर। लेकिन बाकी हम जितने होते सब बैठे होते, बगल अगल में बैठे, पीछे बैठे होते, वो सबको आगे गिर पड़ते, क्योंकि हम लोग उसके लिए तैयार नहीं होते, तो उसके बाद हम लोग सब एक स्पीड से आगे बढ़ रहे। तो होता क्या है कि हमारे जो पैर थे वो तो रुक जाते हैं, लेकिन हमारी जो पूरी बॉडी होती है ऊपर की वो सब आगे बढ़ जाती है, क्योंकि वो तो स्पीड में रहती है, हम लोग तुरंत आगे गिर पड़ते हैं। तो दिस लॉजिक इज कि भाई ऐसा होता है, हम सब जानते हैं, हमारे साथ ऐसा कभी कभी ना कभी हुआ ही हो। तो उसके पीछे रीजन कौन था? कौन उसके पीछे भाई थे? तो न्यूटन भाई साहब। न्यूटन भाई साहब का नियम था, लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, कि जो चीज चल रही है चलती रहेगी अपने आप, रुकेगी नहीं। ठीक है, हमने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, पर हम तो नहीं रुकते, हम तो आगे गिर पड़े।
बस में क्या हुआ, बस चल रही थी या बस ने चलना शुरू किया था, हम तुरंत पीछे गिर पड़े। ठीक है? तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया और रेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। इसके अलावा होता है, कभी कभी होता है, देखिए आपने कभी कभी देखा होगा इस तरीके से कि मूवीज में देखा होगा या फिर ऐसे भी देखा होगा कभी जाकर के, कि अगर किसी घोड़े के ऊपर कोई आदमी बैठा होता है, किसी हॉर्स के ऊपर, ठीक? तो अचानक से क्या होता है, वो आपको झटका देता है, वो जो पर्सन बैठा हो वो पीछे गिर पड़ता है, नीचे गिर पड़ता है। रीजन क्या होता है कि भाई जो जब वो हॉर्स स्पीड अचानक से दौड़ेगा, तो हॉर्स के साथ साथ क्या आप भी दौड़ेंगे, तो आप उसको बैठे, लेकिन आपका जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या, वो पीछे रह जाता है, तो एकदम से आप पीछे गिर पड़ते, आप संभाल नहीं पाते। तो ये सब की ट्रेनिंग दी जाती है, जब आप हॉर्स की राइडिंग करते हैं, सीखते हैं, तो आपको बताया जाता है कि हाँ भाई इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना होता। तो दिस थिंग इज हियर कि हाँ भाई हम जब करना होता है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे साथ वही हाल होने वाला है। हम जिसको ऊपर बैठेंगे, हमको उठा के पीछे फेंक देंगे। ठीक है, क्योंकि वो चाहता नहीं कि हम उसकी राइडिंग करें। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ इनर्शिया। इसके लिए एग्जाम्पल आता है, आपने देखा हो कभी कभी गाँव में, कब देखा होगा जब बच्चों जिसके भाई आप लोगों में किसी का गाँव वगैरह भी होगा, जो गाँव में जाता हो, गाँव में क्या होगा, गाँव में कभी कभी जैसे कोई आपका गार्डन है जिसमें बड़े बड़े आम के या अमरूद के पेड़ लगे होते हैं उसमें, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, उनको जाके तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए क्या करते हैं कि भाई देखते हैं ऊपर तो चढ़ नहीं सकते हैं इतना ऊपर, हम लोग पेड़ को हिला रहे होते हैं जोर जोर से। पेड़ तो पूरा हिलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे ताकत लगाने से उसकी जो ब्रांचेस होती है वो हिलना शुरू कर देती है। और उसके हिलने से क्या होता है, उसकी जो फ्रूट्स होते हैं वो सब नीचे गिर पड़ते हैं। ठीक है, ये सब जल्दी होता ही। ठीक है, आप उसको चढ़े आएंगे या आप सब उसको ऊपर चढ़ भी गए, तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे जहाँ पे भाई फ्रूट्स लगे होते हैं। आप उसके ब्रांच को हिला रहे होते जोर जोर से कि भाई हिल जाए हिल जाए हिल जाए, अब कोई ना कोई फ्रूट तो नीचे गिरी पड़ती है। ऐसा हो भी जाता है, दो चार फ्रूट तो नीचे गिर पड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी आपका न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन ऑफ रेस्ट जो लिखा है मैंने, रिस्पॉन्सिबल होता है। इज इट क्लियर? अब वो समझ आ गई बात? बताइए। ये Yes. सभी घटनाएं जो हमारे साथ हो Yes. रही है, जो हम लोग कभी ना कभी देख चुके हैं या जानते होंगे आपके साथ में, या अगर नहीं भी हुआ होगा तो आप लोगों ने सुना जरूर होगा ऐसा कुछ। तो आपके घर में क्या होता है, भाई घर में मम्मी मम्मी बोलती है कि दिवाली आ गई, दिवाली में आगे सब चलो तो भाई सफाई करो घर की। अब घर की सफाई करते हैं। घर की सफाई में क्या होता है, घर में जो कारपेट बिछा होता है उसको भी सफाई करनी पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, उस कारपेट उठा के ले जाते हैं टेरेस के ऊपर और उसको डंडे से पीटना शुरू कर देते हैं। जब डंडे से आप उसको पीट रहे होते हैं तो देखते हैं उसमें से डस्ट बाहर निकल रही होती है। ठीक है, ऐसा होता है, कभी देखा है? आपके घर में कोई गद्दा हो या कोई आपका कारपेट हो, आपको उसको साफ करने के लिए लगा जाए तो पहले क्या बोलते हैं, भाई इसको टेरेस पे लेके जाओ जहाँ पे जगह ज्यादा हो, हम उसको डंडे से पीटना शुरू कर देते हैं। तो पीटने से क्या हो, जब आप उसको पीटने लगे तो अपने आप क्या होगा कि उससे जो डस्ट बाहर निकलना शुरू कर देगी, डस्ट पार्टिकल बाहर निकलते हैं। ठीक है, या आपने उनको देखा होगा जो गादी वाले लोग होते हैं, वो भी सभी काम कर रहे होते हैं, जो जिनका काम ही रोज का होता है, तो वो सभी डंडे से बराबर पीट रहे होते हैं ताकि बराबर हो जाए, उसमें जो डस्ट है उसे बाहर निकले। तो उसमें होता है क्या, उसमें यही होता है भाई कि जब हम उसको पीटते हैं तो क्या होता है कि जितने वहां डस्ट पार्टिकल होते हैं वो सब स्टैटिक होते हैं। एक हमारे पीटने से, हमारे उसे डंडा मारने से वो पूरी कारपेट हो जाती है डायनेमिक, चलने लगती है, जब हिलने लगती है। और बाकी जो डस्ट पार्टिकल वो स्टैटिक रहते हैं, तो वो उससे अलग हो जाते हैं, हो जाते हैं, तो वो सब बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे होते हैं। अब वो दिख रहा होता है कि हाँ ये सब चीजें बाहर निकल। ठीक है, तो ये सब इसमें एप्लीकेशन हैं, इसमें जो काफी एक्टिविटीज है जो आपको दिख रही होती है, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ लॉस ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये जो बचा है ये भी बहुत सारा, मैं अगर लिखवा दूंगा बाद में। अब मैं यहीं पे रोक देता हूँ, यहाँ पे यहाँ तो मैंने पढ़ा नहीं। क्या पढ़ा है पहले? पहले मैं पढ़ा आपको बस का एग्जाम्पल, ये मैं कल पूछूंगा बस के एग्जाम्पल। बस के एग्जाम्पल में क्या पढ़ा है कि भाई बस खड़ी थी, आप बस में खड़े थे, बस ने नहीं चलना शुरू कर दिया, हम लोग क्या करें, हम लोग पीछे गिर पड़े। क्यों? लॉ ऑफ इनर्शिया हो रहा है। ठीक है, हमने क्या बोला, हम घोड़े के ऊपर बैठ गए, हॉर्स के ऊपर, वो दौड़ा, हम पीछे गिर पड़े। कौन रिस्पॉन्सिबल है? लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, हम किसी पेड़ से, उसकी ब्रांचेस से उसके फ्रूट्स को तोड़ रहे हैं, उसकी ब्रांचेस को हिला हिला करके जोर जोर से। कौन रिस्पॉन्सिबल है? लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक, हम किसी कारपेट की डस्ट को बाहर निकाल रहे होते हैं, उसको डंडे से पीट रहे होते हैं बेचारे। कौन रिस्पॉन्सिबल है? लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में जो हम जो रोज करते हैं। ठीक है, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये सारे नहीं। ठीक, अभी तक हमको पता तो नहीं थी, अब आप धीरे धीरे जानेंगे, आप उसको ऑब्जर्व भी करेंगे, हाँ भाई मेरे साथ ये हुआ, इसके पीछे ये नियम काम कर रहा है। ठीक है, आप सुबह से लेकर के शाम तक आप जो भी ये करते हैं एक्टिविटी, हर एक्टिविटी में फिजिक्स जुड़ी रहती है।
बस उसको पहचानने की जरूरत है। ठीक, आप जितना फिजिक्स में इंटरेस्ट लेंगे आपको उतना ही उसको पढ़ने में मजा है। हाँ भाई, ये सब जो सुबह से लेकर शाम तक का आप जो भी काम कर रहे हो तो उसमें फिजिक्स हर जगह हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं कि फिजिक्स ना हो। ठीक, समझे, ये लाइट सब जो भी कुछ है सब कुछ फिजिक्स का एक उदाहरण है। ठीक है, और जब जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाएंगे फिजिक्स को, आपको बहुत सी बातें पता चलती जाएंगी, तो आप उनके बारे में जानते जाएंगे। हाँ भाई, इस तरीके से मेरा काम। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं, फिर बाकी हम लोग इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सब समझ में आ गया? Yes.